देखो सबसे पहली बात तो चैप हम लोग का क्लास 10th में जो चैप्टर्स हैं, जो सिलेबस है, उसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ही मैंने आपको बता दिया था, केमिस्ट्री में आपको सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ना है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने कवर अप नहीं किया होता है, 9th क्लास उन्होंने सही से नहीं पढ़ा होता है, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ रखा होता है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ बच्चों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर नहीं पढ़ा है, उसके बेसिक्स नहीं क्लियर है, तो ये चैप्टर आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आए, ठीक है। तो उससे पहले इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने से पहले हम लोग पहले बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर इस चैप्टर पे आएंगे, ठीक है। तो बेसिक क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक पीरियडिक टेबल आती है। क्या आती है बेटा? पीरियडिक टेबल। ये क्या है? पीरियडिक टेबल। तो सबसे पहले हम पीरियडिक टेबल के बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। पीरियडिक टेबल होती क्या है? पीरियडिक टेबल में बेटा दरअसल एलिमेंट्स अरेंज होते हैं, उनकी उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पर, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर एलिमेंट्स को अरेंज करके क्लासिफाई करके रखा गया है, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें फर्स्ट ग्रुप की, इसमें टोटल 18 ग्रुप होते हैं। तो देखो पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा, चौथा, इस तरह करते करते टोटल 18 ग्रुप है, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप के सभी एलिमेंट्स की मोस्टली प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है, ठीक है। लेकिन पीरियड इसमें कितने होते हैं? 7। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, टोटल कितने पीरियड होते हैं? 7 पीरियड। बात समझ में आ गई? कितने पीरियड होते हैं? 7 पीरियड्स होते हैं। कितने ग्रुप्स होते हैं? 18 ग्रुप होते हैं, 7 पीरियड होते हैं। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, तो पहला ग्रुप हमारा होता है, इस ग्रुप का नाम क्या है? इसको कहते हैं एल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं बेटा इनको? एल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स। सेकेंड ग्रुप को कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट बेटा ये होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये कौन से हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी ट्रांजिशन मतलब बीच में जो प्रेजेंट है, ठीक है। ये है बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। इसको कहते हैं चैल्कोजेन। क्या बोलते हैं? चैल्कोजेन। इनको कहते हैं हैलोजन। क्या बोलते हैं? और इनको कहते हैं इनर्ट गैसेस। क्या बोलते हैं? इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, जो किसी से रिएक्ट नहीं करती जल्दी, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी हमारी फैमिलीज हैं। हमारी फैमिलीज नहीं, मतलब एलिमेंट की फैमिलीज, ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी हो जाती। टोटल इसमें 118 एलिमेंट्स हैं, 118 मेंबर्स की फैमिली है पूरी, ठीक है। तो जिला क्यों नहीं घोषित कर देते? तो कहने का मतलब है, ये जो है एल्कली मेटल है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये बीच के ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ये मेटल, अच्छा इसमें कुछ बेसिक मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल हैं। और जो जिनके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है, उन्हें हम लोग मेटलॉइड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये नीचे लैंथेनॉइड्स हैं, ये एक्टिनॉइड्स हैं। ये लैंथेनॉइड्स हैं, ये एक्टिनॉइड सीरीज है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है? अच्छा, अब बेटा एलिमेंट्स तो ठीक है, आपको एलिमेंट्स के चार्ज, एलिमेंट्स की जो वैलेंसी होती है वो जरूर याद होनी चाहिए, और आपको 20 तक एलिमेंट्स भी जरूर याद होने चाहिए। तो अगर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, जैसे देखिएगा आप लोग, फर्स्ट ग्रुप आता है, तो फर्स्ट ग्रुप में है ली ने की रब से फरियाद। ये तो पढ़ा ही होगा, पढ़ा है ना? या तो फिर याद कर लो, हेलीना, कैटरीना, रणबीर संग फरार, ठीक है। इन सब की वैलेंसी +1 होती है। मतलब हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, लिथियम की वैलेंसी +1, सोडियम की वैलेंसी +1, पोटेशियम की वैलेंसी +1, रुबिडियम की वैलेंसी +1। समझ गए ना? सीजियम, फ्रेंसियम, समझ गए? ठीक है। और ग्रुप सेकंड में आता है बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ठीक, क्या मांगे? बेटा क्या मांगे? कन्या सुंदर बाप राजी। इन सब की वैलेंसी +2 होती है। क्या होती है? +2, ठीक है। क्या होती है? +2, ठीक। अच्छा, इधर हम लोग आते हैं आगे, ठीक है। अब आते हैं बेटा, बस, ठीक, 13th ग्रुप पे।
13th ग्रुप में बेटा इन सब की जो वैलेंसी होती है वो होती है +3। बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला, मतलब बोरॉन की वैलेंसी +3, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3। काशी जी सनक पड़े, इन सब की वैलेंसी होती ±4। क्या होती है? +-4। नाइट्रोजन वाले फैमिली की वैलेंसी होती -3, नाइट्रोजन की वैलेंसी -3, फॉस्फोरस की वैलेंसी -3, आर्सेनिक की वैलेंसी -3। नेक्स्ट आता है चैल्कोजेंस, इनकी वैलेंसी होती है बेटा -2। क्या होती है? -2। इनकी वैलेंसी क्या होती है बेटा? -2। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, उससे उससे कीपो, उससे कीपो, ठीक है। नेक्स्ट है फिर कल बाहर आई एंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एसेटाइन। तो इन सब की वैलेंसी क्या होती है बेटा? -1। क्या होती है? -1। ही हीना और करीना जिंदा रहना, या फिर हीलियम ने ऑर्गन की जीरोक्स रंगीन, ठीक। इन सब की वैलेंसी क्या होती है? 0 होती है। अब वैलेंसी याद होना बहुत जरूरी है, अगर वैलेंसी याद होंगी तभी कुछ आगे कर पाओगे। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं वैलेंसीज की, तो आपको सारे एलिमेंट्स याद होने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, है ना बेटा। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। याद है? हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, हीलियम की 0, लिथियम की +1, बेरिलियम की वेरी गुड वेरी गुड +-4, -3, -2, -1, 0, +1, है ना। मैग्नीशियम की +2, एल्यूमिनियम की +3, सिलिकॉन की +-4, फॉस्फोरस की -3, -2, -1, 0। ये वैलेंसीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ इनके साथ में आपको हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी -1, SO3 की वैलेंसी -2, SO4 की वैलेंसी -2, CO3 की वैलेंसी -2, NO3 की वैलेंसी -1, ठीक है। लेड की वैलेंसी +1, +2, TbCl2 बनता है ना। तो ये बात समझ में आई कि नहीं? तो ये वैलेंसीज आपको याद होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। अच्छा, वैलेंसीज क्यों याद करने के लिए कह रहे हैं? अगर वैलेंसी आएगी तभी आप कंपाउंड फॉर्मेशन कर पाओगे। क्या कर पाओगे? कंपाउंड को बना पाओगे। कंपाउंड कैसे बनता है चलो देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती है, +1 होती है। ऑक्सीजन की -2 होती है। 2 इधर आएगा, 1 इधर जाएगा, तो H के पास क्या आया नीचे 2, O के पास क्या गया 1, क्या बन गया? H2O। अब जैसे बोला कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम की वैलेंसी +2, हाइड्रोक्साइड की -1, अभी अभी मैंने बताया। तो +2 इधर जाएगा, 1 इधर आएगा, तो कैल्शियम के पास क्या आया 1। हाइड्रोक्साइड में O भी है H भी है, तो दोनों के पास 2 जा रहा है ना, तो दोनों का मतलब क्या हुआ? होल ट्वाइस लगाना पूरे में। बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई ना। अच्छा, पोटेशियम की वैलेंसी +1, क्लोरीन की वैलेंसी -1, क्या बन गया 1 इधर 1 इधर, तो हम लोग 1 तो लिखते नहीं, बन गया KCl। समझ में आई बात? एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, क्लोरीन की वैलेंसी -1, 3 इधर 1 इधर, क्या आया Al के पास 1, Cl के पास 3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। इस तरह से बेटा आप क्या फॉर्म कर सकते हो? हाँ, दोनों की अगर वैलेंसी 3 हो तो प्लस में है कि माइनस में है। जैसे एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 है ना, और नाइट्रोजन की वैलेंसी -3, तो +-3 कैंसिल हो गया, AlN बन गया, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब जैसे कि ये प्लस में होगा, ये भी प्लस में होगा, तो जुड़ेगा कहाँ? पॉजिटिव पॉजिटिव रेपेल, निगेटिव निगेटिव रेपेल, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट। नहीं समझ में आया?
चलो, ये बात समझ में आई। तो कहने का मतलब ये निकलता, जैसे मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, +-2 कैंसिल, 1-1 बचा, MgO, एक जोक ऑफ, है ना, वो MJ होता है। ये बात समझ में आएगी। मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो कंपाउंड बनाना आना चाहिए। अच्छा, जब वैलेंसी आएगी तो कंपाउंड बना पाओगे। अब कंपाउंड बना लोगे तो तुमको रिएक्शन करनी आ जाएगी, जो हमारे क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, नमक, हम लोग लेते हैं एसिड और बेस, है ना। एसिड ले लेते हैं HCl और बेस ले लेते हैं NaOH। क्यों बेटा? अब इस रिएक्शन को हमें परफॉर्म करना है, तो परफॉर्म करने के लिए हमें इनको ब्रेक करना आना चाहिए। अब ब्रेक कैसे कर पाएंगे? हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, क्लोरीन की वैलेंसी -1, सोडियम की वैलेंसी +1, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी -1। बात समझ में आ गई? अच्छा, तो हाइड्रोजन को किस में तोड़ोगे? +1 में। क्लोरीन को किस में तोड़ोगे? -1 में। सोडियम को किस में तोड़ोगे? +1 में। हाइड्रोक्साइड को किस में तोड़ोगे? -1 में। ठीक, तो ये वाला प्लस किसके साथ भागेगा? किसके साथ शादी करेगा? Cl के साथ शादी करेगा ना। Na वाला Cl के साथ शादी कर लेगा, मतलब N+ वाला किसके साथ अट्रैक्ट होगा? ये तो पहले से ही इसी के साथ है, तो ये तो किसी और को लेके भागेगा ना। कहेगा मैं तेरे साथ बहुत दिन तक रह चुका हूं, मैं जा रहा हूं दुनिया छोड़ के, नहीं मतलब इसी के साथ। तो ये H+ किसके साथ चला जाएगा? OH- के साथ। तो Na+Cl- क्या मिलकर बन गया? NaCl, और H+OH- मिलकर क्या बना लेगा? H2O। लो, रिएक्शन हो गई। बस इस तरह से रिएक्शन तोड़ना आना चाहिए तुम्हें, कंपाउंड बना। यस ब्रो, वही चीज है। अब इसी तरह की रिएक्शंस तुम्हारी आगे यूज होंगी, अब उसको वहीं पे इस तरह से तुम्हें तोड़ना आना चाहिए। बात समझ में आ गई है? क्लियर हो गया है? तो अगर ये बेसिक अगर आपको नहीं आता है तो आपको फर्स्ट चैप्टर नहीं क्लियर होगा। अगर ये बेसिक आता है तो आराम से आ जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। तो कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग सबसे पहले केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, एंड देन बोलो भाई, केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, साथ ही साथ सारी एक्टिविटीज पढ़ेंगे। सारी एक्टिविटीज जो बुक में वो पढ़ेंगे, पीवाईक्यूज लगाएंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी लगाएंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस लगाएंगे, असर्शन रीजन लगाएंगे, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस लगाएंगे, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोग स्टडी करेंगे। मतलब एक चैप्टर की ब्रीफ स्टडी और सारे क्वेश्चंस यही मैं खुद सॉल्व कराऊं, जिससे आपको सारे क्वेश्चंस को समझने की क्षमता आपकी बढ़ जाए और आंसर्स लिखने की क्षमता भी आ जाए। समझ में आई बात? तो अब की बार ये होगा कि अगर 10 बच्चा पढ़ रहा है तो 10 बच्चों में 9 बच्चों का रिजल्ट अच्छा आएगा। ये नहीं कि 10 बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसमें 2 ही का रिजल्ट अच्छा आ रहा, 8 बेकार है ना। अब की बार 9 बच्चों का अच्छा रिजल्ट आएगा। उसका कारण ये है कि हम लोगों ने टीचिंग प्लान ऐसा बना के रखा है कि हर एक चैप्टर जैसे ही पढ़ाएंगे उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन, उसके एक्टिविटीज, उसके पीवाईक्यू, उसके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चन, असर्शन रीजन, उसके बाद माइंड मैप इस चैप्टर का प्रोवाइड करेंगे। अगर फॉर्मूला होगा तो फॉर्मूला शीट भी प्रोवाइड की जाएगी, और डीपीपी में जो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे वो दिए ही जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को अब की बार बहुत सारा कुछ मटेरियल यहां से मिलेगा जो कि खुद टीचर ही करवाएगा। मतलब हम लोग हलवा बनाएंगे भी और अपने हाथ से हलवा खिलाएंगे भी। तुम्हें बस घर जाके उसको थोड़ा सा डाइजेशन के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मींस रिवाइज करना पड़ेगा हल्का सा। बाकी यहाँ पे हम सारा कुछ करवाएंगे, हम ही नहीं, हर सब्जेक्ट में होगा। बात समझ में आ गई है? क्लियर हो गया? तो इसीलिए कह रहे हैं जो लोग आप लोग के साथ हो बुला लो, बढ़िया बेस्ट मिलेगा आपकी बार, बहुत बेहतरीन। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर का नेम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। तो बेटा केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शंस कहां हो रही होंगी? जहां पे केमिकल चेंज दिखाई पड़ रहा होगा। अच्छा, हम लोग रेस्पिरेशन कर रहे हैं, एनर्जी बन रही है हमारे अंदर, केमिकल चेंज हो रहा है हमारे अंदर, मतलब हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। हम खाना खाते हैं, डाइजेशन होता है हमारे पेट के अंदर, बिल्कुल होता है डाइजेशन, और वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स में टूट जाता है। केमिकल चेंज हुआ कि नहीं हुआ अंदर?
तो मतलब हमारे पेट के अंदर भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो जहां पर केमिकल चेंज आपको दिखाई दे रहा हो वहां पर क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन। लोहे पर जंग लगती है, केमिकल चेंज हुआ कि नहीं हुआ वहां? मतलब वो भी केमिकल रिएक्शन है। दूध दही में बदल गया, दूध दही में बदल गया, तो इसका मतलब वो कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज। मतलब वहां भी क्या हो रहा है? केमिकल जो परमानेंट चेंज हो जाए। अब दही से दूध बना सकते हो? नहीं, दही से दूध नहीं बना सकते ना, दूध से दही बन गया, केमिकल चेंज। बर्फ को पानी बनाया, पानी से वापस बर्फ बना सकते हो? यस, दिस इज द फिजिकल चेंज। जहां पे टेम्परेरी चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। और जहां परमानेंट चेंज हो जाता है, जैसे हमने पेपर को बर्न कर दिया, पेपर को जला दिया, राख बन गया, राख से वापस पेपर बना सकते हो? नो, दिस इज अ केमिकल चेंज, नॉट अ फिजिकल चेंज। तो कहीं भी आपको अगर केमिकल चेंज दिखाई पड़ रहा है तो कह देना वहां केमिकल रिएक्शन हो रही है, वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सेट ऑफ केमिकल इनटू अनदर, मतलब एक सेट ऑफ केमिकल दूसरे में बदल जाता है। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन आग लगाता है, आग लगाता है, हाइड्रोजन आग लगाता है? नहीं लगाता। हाइड्रोजन हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है, हल्की सी माच चिंगारी तो भम से लग जाता है। ऑक्सीजन सपोर्ट करता है ना आग लगाने में, ऑक्सीजन नहीं होगा तो आगे नहीं लगेगी। आग लगने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। यही मैं अन्नू मलिक कह देते हैं, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। बात समझ में आई? तो आग लगाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बना देते हैं? वाटर। और यही वाटर इन दोनों को बुझा देता है। बात समझ में आई कि नहीं? मतलब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है आग लगाने की, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है आग को बढ़ाने की, और इन दोनों से मिलकर क्या बन रहा है? इसका जस्ट अपोजिट। तो ये कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है या नहीं है? तो क्या ये केमिकल रिएक्शन है? बिल्कुल है। अब बात समझ में आई? क्लियर हो गया केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जहां पर आपको केमिकल चेंज, मतलब ये दोनों अलग थे और प्रोडक्ट कुछ अलग ही प्रॉपर्टी का बन गया, कुछ अलग ही केमिकल, नया केमिकल बन गया। तो इसका मतलब यहां पर क्या है? केमिकल चेंज हो रहा है, मतलब ये केमिकल रिएक्शन है। कितने बच्चों को केमिकल रिएक्शन क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? इजी लग रहा है? तो केमिकल रिएक्शंस आर एवरीवेयर, हर जगह पर केमिकल रिएक्शंस हो रही। खाना पकाती मम्मी लोग, जरूरी नहीं है, पापा लोग भी कभी कभी पका देते हैं, है ना? भाभी जी घर पर देखो, विभूति नारायण मिश्रा खाना पकाता है कि नहीं? उधर कंगूरी भाभी पकाना पकाती है। सही पकड़े हैं। रेस्पिरेशन करते हैं, ये कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज है। ठीक है। रेस्टिंग, लोहे पर चाउमीन मैगी लग रही, दे खा लो, कह नहीं बर्रा चबा लो। रेस्टिंग, रेस्टिंग क्या है? एक प्रकार का केमिकल चेंज जो डेली लाइफ में हम देख रहे हैं। अच्छा, ये सब नहीं देखते? ये सब नहीं देखते? रेस्पिरेशन कैसे देखते? महसूस हो जाता है रेस्पिरेशन। बहुत सही। तो रेस्टिंग एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज होता है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड एक केमिकल चेंज है, यहां पे भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है। अच्छा, कौन कौन से साइंस होते हैं, कैसे हम पता करते हैं कि वहां केमिकल रिएक्शन हुई? सबसे पहला चेंज इन कलर, अगर कहीं पर कलर बदल जा रहा है मतलब वहां केमिकल रिएक्शन हो रही है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, लोग फर्ट कर देते हैं। तो जो फर्ट करते हैं तो उसमें क्या इवॉल्व होती है बाहर? गैस ही तो इवॉल्व होती है। तो गैस इवॉल्व होती तो मतलब केमिकल चेंज, मतलब हमारे पेट के अंदर केमिकल चेंज हो रहा था, गैस इवॉल्व हुई और लोगों ने फर्ट करके उड़ा दिया। ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, अच्छा कहीं पर अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, तो मतलब वहां भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो कहीं पर कलर में चेंज हो रहा है, या कहीं पर गैस इवॉल्व हो रही है, या टेम्परेचर में बदलाव हो रहा है। ठीक है। या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जब रिएक्शन होती है तो जो भी पार्ट नीचे बैठ जाता है, जो भी पार्ट नीचे बैठ जाता है, जैसे तुम आ, अभी एक एग्जांपल आगे आएगा, पोटेशियम आयोडाइड फॉर्म होता है, लेड आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, अभी बताएंगे। ठीक है।
जैसे प्रेसिपिटेट तुम ऐसे सिंपली वर्ड में समझ लो, जैसे एक हमने बीकर लिया, उसमें हमने पानी में मिट्टी डाला घोला, तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है ना, मिट्टी नीचे क्या होती है, बैठ जाती है, तो वो एक तरह का प्रेसिपिटेट हम कह देंगे। लेकिन हम लोग केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, ये केवल हम कंपैरिजन आपको बता रहे हैं। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो नीचे जाके सॉल्यूशन में बैठ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं बेटा, हाँ। जैसे कि जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाते हैं, किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी CaOH का होल ट्वाइस का सॉल्यूशन बनाते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, पानी लेते हैं, क्या लेते हैं, पानी। और पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन क्या कर देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाउडर डालते हैं और इसको घोलते हैं, ठीक है। घोलने के बाद पूरा मिक्स हो जाता है, फिर इसको थोड़ी देर रख दो, तो इसका नीचे पाउडर जमा हो जाता है, ऐसे क्या फॉर्म हो जाएगा, नीचे पाउडर फॉर्म हो जाएगा, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, प्रेसिपिटेट। क्या कहते हैं कि जो नीचे बैठ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। तो अगर कहीं पर चेंज इन कलर दिख रहा हो, या गैस इवॉल्व हो रही हो, या टेम्परेचर में चेंज हो रहा हो, या फिर प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो रहा हो, तो वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही हो रही होगी होगी। बात समझ में आई। तो एनसीईआरटी में सबसे पहली एक्टिविटी आती है एक्टिविटी 1.1। क्या है एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में हम लोग क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन, हम लोग क्या क्लीन करेंगे, एक मैग्नीशियम रिबन है, देखो ये, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन कितना बड़ा हम लोग लेंगे, 3 से 4 सेंटीमीटर का, कितना बड़ा बेटा, 3 से 4 सेंटीमीटर का मैग्नीशियम रिबन लेंगे और उसको सैंड पेपर से रब करेंगे। क्या करेंगे, जैसे रब करना, सैंड पेपर जानते हो ना, रेगमाल, और उससे मैग्नीशियम रिबन, ये है मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। ये क्या है, मैग्नीशियम रिबन। आप देख रहे हो कि मैग्नीशियम रिबन व्हाइट पड़ चुका है थोड़ा सा, है ना। इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ी है, क्या चढ़ी हुई है, अब ये रिएक्शन करेगा नहीं जल्दी, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ गई है, तो ये स्टेबल हो गया। दरअसल मैग्नीशियम एक अनस्टेबल होता है, जो तेजी से रिएक्ट कर जाता है, दूसरे एलिमेंट से तेजी से रिएक्ट कर लेता है, लेकिन इसके ऊपर क्या चढ़ गई है, ऑक्साइड की लेयर, इसकी वजह से ये स्टेबल हो गया, ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसको रिएक्शन कराने के लिए हम क्या करेंगे, सैंड पेपर से इसको घिसेंगे, क्या करेंगे, घिसेंगे। तो घिसने से क्या होगा, सैंड पेपर से घिसने से क्या होगा, उसके ऊपर की ऑक्साइड लेयर क्या हो जाएगी, हट जाएगी। ऑक्साइड लेयर जैसे ही हटेगी, तो वो बहुत ही वाइट, डैजलिंग वाइट फ्लेम, फिर उसको तुम जैसे ही, ये टोंग है, ये क्या है, हाथ में क्या पकड़े हुए, टोंग, और टोंग में क्या लगा हुआ है, मैग्नीशियम रिबन, क्या लगा हुआ है, और ये है बर्नर, क्या है, बर्नर, ये है चाइना डिस्क, क्या है, और ये है वुडन बोर्ड, क्या है, वुडन बोर्ड। अब इसको सैंड पेपर से रब करने के बाद, इसको जैसे ही तुम जलाओगे, क्या करोगे, जलाओगे, मैग्नीशियम को क्या करोगे बेटा, जलाओगे, किसकी प्रेजेंस में जलाओगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, नहीं जलाओगे, तो तुरंत जलने लगेगा, क्यों, क्योंकि तुमने सैंड पेपर से इसको रब कर दिया है, तो ऊपर की ऑक्साइड लेयर हट गई। अब जैसे ही तुम जलाओगे तुरंत ही जलने लगेगा, और जब जलने लगेगा ना, तो यहां पे आपको फ्लेम कैसी मिलेगी, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम मिलेगी। डैजलिंग व्हाइट फ्लेम समझते हो, मतलब एकदम व्हाइट, जिससे तुम्हारी आंखें भी एकदम चौंधिया जाएंगी, एकदम इतनी ज्यादा व्हाइट कलर की लाइट ये छोड़ेगा, ठीक है। और यहां पर बनेगा फॉर्म व्हाइट कलर का पाउडर, यहां क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो Mg+O मिलकर क्या बना लेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और यही मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म हो रहा है। बात समझ में आई या नहीं आई, बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो, क्लियर हुआ, पक्का। बेटा देखो वहां पे माचिस रखी होगी, उठा लो, सामने पड़ी है, हाँ यही सामने सामने, ली। देखो
नहीं जला, नहीं जला। चलो, मैग्नीशियम रिबन तो फिलहाल नहीं जला, तो हम लोग अभी नेक्स्ट पार्ट में करके दिखाएंगे, ठीक है। देखो, सिंपल से करना क्या था यहाँ पे, मैग्नीशियम रिबन को तुम्हें क्या करना था, सैंड पेपर से क्या करना था, रब करना है, ताकि मैग्नीशियम के ऊपर की ऑक्साइड लेयर क्या हो जाए, हट जाए, और ये रिएक्टिव हो जाए। जैसे ही फिर इसको तुम बर्न करोगे, क्या करेगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा, जो कि होगा बेटा व्हाइट कलर का पाउडर। क्या होगा, व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म होके नीचे गिर जाएगा। यही एक्टिविटी है। आप क्या है ये, एक्टिविटी नंबर 1.1, ठीक है। नेक्स्ट आती है एक्टिविटी 1.2। इसी में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। किसका, चलो देखते हैं प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन। एक लेड नाइट्रेट, तुम्हें क्या लेना है, कौन सा, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में। तो बेटा हम लोग सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बना लेते हैं, और यहां क्या ले लेंगे, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन। क्या ले लेंगे, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन, PbNO3। क्या ले लेंगे, PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें पोटेशियम आयोडाइड मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, पोटेशियम, यहां पे लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेंगे, और इसमें क्या ऐड अप करेंगे, अभी हम फॉर्मूला आपको नहीं बता रहे ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेंगे, उसमें पोटेशियम आयोडाइड मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे बेटा, पोटेशियम आयोडाइड मिलाएंगे। और जैसे ही लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड मिलाओगे, तो ये क्या बना लेगा, लेड आयोडाइड, और पोटेशियम नाइट्रेट अलग हो जाएगा, ठीक है। तो लेड आयोडाइड बनाएगा, तो येलो कलर का लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट तुम्हें मिलेगा, नीचे बैठ जाएगा। क्या होगा, येलो कलर के नीचे क्या कर जाएगा, ऐसे करके येलो कलर का क्या फॉर्म हो जाएगा तुम्हारा, प्रेसिपिटेट। सॉल्यूशन ऊपर रहेगा, नीचे क्या फॉर्म हो जाएगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट। और ये क्या है, ये लेड आयोडाइड फॉर्म हुआ है बॉटम। इसी को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो लेड आयोडाइड कैसे बनता है, जब हम लोग लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड मिक्स करते हैं, तो लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है, जो कि किस कलर का होता है, येलो। तो पेपर में आपसे पूछ सकता है कि लेड आयोडाइड का कलर कैसा होता है, कैसा होता है, येलो कलर। बात समझ में आ गई है, क्लियर हो गया है। चलिए एक मिनट इधर देख लीजिए आप लोग। चलिए अच्छा, तो बेटा ये आपको समझ में आ गया है, दोनों एक्टिविटीज क्लियर हैं। फर्स्ट एक्टिविटी में क्या था, मैग्नीशियम रिबन था, जिसको अगर हम लोग अगर एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है। अगर उसे हमें बर्न करना है, तो सबसे पहले सैंड पेपर से रब करके उसकी ऑक्साइड की लेयर हटाएंगे, देन बर्न करेंगे। और जैसे ही बर्न करेंगे, तो डैजलिंग व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, और वो व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म करेगा। और व्हाइट कलर का पाउडर किसका होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने एक्टिविटीज आपको दिखाई कि अगर हम लोग लेड नाइट्रेट को में पोटेशियम आयोडाइड यानी KI क्या ऐड करते हैं, KI को ऐड करते हैं, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, लीड नहीं, लेड आयोडाइड। क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा, PbI2। जैसे कि अब आपको रिएक्शन करके दिखाते हैं ना बेटा, क्या करके दिखाते हैं, रिएक्शन। चलो, तो चलो बताओ, के कलर दिख नहीं रहा होगा ना, ब्लैक ले लेते, तो लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस KI पोटेशियम आयोडाइड, है ना बेटा। इसकी रिएक्शन कराओगे तो बताओ Pb की वैलेंसी क्या होती है, +2। Pb की वैलेंसी अच्छा ना याद हो
देखो 2 इधर लगा है ना, इसको इधर भेज दो, इसके पास क्या है 1, 1 इधर भेज दो, है ना। तो Pb की वैलेंसी +2, NO3 की वैलेंसी बोलो -1, ठीक। प्लस पोटेशियम की वैलेंसी +1 और आयोडीन की वैलेंसी -1। बताओ ये प्लस किसको लेके भागेगा? माइनस वाले को। तो क्या बन जाएगा? KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, और Pb और I किसको लेकर भागेगा? तो 2 इधर इसके पास जाएगा, 1 इसके पास आएगा, क्या बन जाएगा? PbI2 लेड आयोडाइड। और ये कौन सा प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा? येलो कलर का। कैसे कलर का मिलेगा बेटा? येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होके आपको मिलेगा। ये है एक्टिविटी नंबर 1.2। कितने बच्चों को क्लियर हो गई? बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा वर्ड इक्वेशन। क्या होती है? वर्ड इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन इज डिफरेंट, वर्ड इक्वेशन डिफरेंट, डिफरेंट डिफरेंट बट सेम सेम बट डिफरेंट, है ना। तो वर्ड इक्वेशन क्या डिस्क्राइब करती है? केमिकल का नेम। वर्ड इक्वेशन क्या डिस्क्राइब करती है? केमिकल्स का नेम डिस्क्राइब करती है। तो जैसे ये है वर्ड इक्वेशन, मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये मीथेन का फॉर्मूला तो है नहीं ना, ये मीथेन का क्या है? वर्ड है, नेम है मीथेन। मीथेन नेम है, तो ये कौन सी इक्वेशन है? वर्ड इक्वेशन है। ये कौन सी इक्वेशन है? वर्ड इक्वेशन है। अब इसको इन इधर वालों को बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? जो रिएक्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? और जो फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड जो होते हैं वो रिएक्टेंट, एरो के राइट हैंड साइड जो होंगे वो, ये बात क्लियर है दिमाग में? समझ में आ गई? तो एरो के इधर वाले को क्या कहेंगे? रिएक्टेंट। एरो के इधर वालों को प्रोडक्ट। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4, ऑक्सीजन का O2, क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वाटर। बात समझ में आई? वो अभी हम बता रहे हैं, वो बैलेंस किया गया है। क्योंकि बोला जाता है जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही तो प्रोडक्ट का मास होगा। मास, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो किसको फॉलो करती हैं? एक मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, केमिकल इक्वेशंस किस लॉ को फॉलो करती हैं? तो आप बताओगे कंजर्वेशन ऑफ मास। किसको फॉलो करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को केमिकल इक्वेशंस रिएक्शंस फॉलो करती हैं। तो मतलब अगर जितना मास, अगर 10 ग्राम इधर है टोटल, तो 10 ग्राम इधर भी टोटल होगा। तो इसीलिए हम इनको बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं? बैलेंस। बात समझ में आई? अब जैसे कार्बन कितने इधर? एक। कार्बन कितना है? एक। एक कार्बन, एक कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन 2 थे, 2 आगे लगा दिया, 2 2 जा 4। कितने हाइड्रोजन हो गए? 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। लेकिन ऑक्सीजन इधर कितने हो गए? 2, है ना। और 2 ऑक्सीजन ये है, तो 2 2 4 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ 2 ही ऑक्सीजन है, तो 2 इधर लगा दे, 2 2 जा 4, 4 ऑक्सीजन ये हो गए। बात समझ में आ गई? जितने ऑक्सीजन इधर उतने ऑक्सीजन इधर, जितने हाइड्रोजन इधर उतने ही हाइड्रोजन इधर, जितने कार्बन इधर उतने ही कार्बन प्रोडक्ट की तरफ भी होने चाहिए, तभी इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगी। तो ये केमिकल इक्वेशन है, ये वर्ड इक्वेशन है। ये कौन सी इक्वेशन है? वर्ड। ये कौन सी इक्वेशन है? केमिकल इक्वेशन। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? तो वो तो वर्ड इक्वेशन थी। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जो उनके नेम होते हैं उन्हीं के हम लोग फॉर्मूला पुट कर देते हैं। क्या रख देते हैं बेटा? फॉर्मूला, यानी उनके सिंबल रख देते हैं। क्या रख देते हैं? सिंबल। तो यहाँ क्या रखा गया है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नहीं लिखा हमने, Mg लिखा है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं लिखा, O2 लिखा है, उसका सिंबल लिखा है। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? MgO। क्या ये बैलेंस है? क्या ये बैलेंस्ड है? अच्छा, ये इधर वालों को क्या बोलोगे? इधर वालों को क्या बोलोगे? रिएक्टेंट। वेरी गुड। क्या बोलोगे? रिएक्टेंट। इधर वालों क्या बोलोगे? बोलो, ये बात समझ में आई या नहीं आई? इधर वालों को रिएक्टेंट, इधर वालों को प्रोडक्ट। मैग्नीशियम कितने हैं? एक। मैग्नीशियम कितना है? एक। ऑक्सीजन कितना है? एक। ऑक्सीजन कितना है? 2। इधर ऑक्सीजन 2, इधर 1 है, तो इसको 2 कर दो। आगे लगाना, वहां मत लगाना, आगे साइड लगाना, ठीक है। अब 2 मैग्नीशियम हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस। अब मैग्नीशियम 2 हो गए, तो मैग्नीशियम को भी 2 कर दो, बैलेंस हो गया। अब 2 मैग्नीशियम, 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। दैट्स क्लियर। अब ये कुछ बच्चे यहाँ और यहाँ लगा देते हैं 2, यहाँ नहीं लगाना कभी भी।
बेस में कभी नहीं, पूरे में लगेगा जो भी लगाओगे। और इसको बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? ये जो 2 तुमने लगाया है इसको क्या बोलते हैं? बेटा यही सब नोट्स है, इसको हम शेयर कर देंगे, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। एरो क्या बताता है कि किधर से किधर रिएक्शन हो रही है? एरो बताता है डायरेक्शन। अगर उधर एरो लगा होता तो मतलब रिएक्शन इधर से उधर हो रही, एरो इधर साइड लगा तो मतलब रिएक्शन इधर से इधर हो रही है। दैट्स क्लियर? वेरी गुड। तो एसेंशियल्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन में क्या क्या चीजें बहुत जरूरी हैं? तो केमिकल चेंज होना बहुत जरूरी है, रिप्रेजेंटेट करता है। केमिकल इक्वेशंस का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्म में होना जरूरी, मतलब उनके फॉर्मूले लिखे होने चाहिए। इट शुड रिप्रेजेंट द चेंज इन टेम्परेचर, और केमिकल रिएक्शन को टेम्परेचर में चेंज शो करना होना चाहिए, मतलब रिएक्शन हो रही हो तो टेम्परेचर में बदलाव हो, ये भी होना चाहिए। तो मतलब वहां पे क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो रिएक्शंस हमें क्या इन्फॉर्म करती है, कौन कौन से मैसेजेस हमको देती हैं? अगर कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हमें कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हो रही है? नेम ऑफ द, अच्छा, तो वहां पे हमको रिएक्टेंट का नेम दिया होगा, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO2, दो, है ना? तो यहाँ रिएक्टेंट का भी नेम हमें पता होगा, प्रोडक्ट का भी नेम हमें पता होगा। दूसरा, फॉर्मूले भी उनके लिखे होंगे। क्या पता होगा? फॉर्मूले भी लिखे होंगे। और कितने अमाउंट में रिएक्टेंट प्रोडक्ट मिलाया गया ये भी हमें पता है ना? 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मोल मैग्नीशियम के, 1 मोल ऑक्सीजन का लिया गया, तो 2 मोल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बन गए, ठीक है? फिजिकल स्टेट भी शो होगा। अच्छा, फिजिकल स्टेट मतलब मैग्नीशियम क्या है? फिजिकल स्टेट में क्या है? सॉलिड है ना? तो यहां बगल में छोटा सा लिखा होगा ब्रैकेट में S। ऑक्सीजन क्या है? गैस है ना? क्या लिखा होगा? G। मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर बना ना सॉलिड फॉर्म में, तो बगल में क्या लिखा होगा? S। तो इस तरह से ये स्टेट भी शो करेगा हमें। रिएक्शन में क्या शो होता है? स्टेट भी शो होती है कि रिएक्टेंट किस स्टेट में है, प्रोडक्ट जो बन रहा है वो किस स्टेट में बन रहा है। बात समझ में आई है नहीं? फॉर एग्जाम्पल देखो, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ मिला, क्या बनाया? 2MgO, और साथ में क्या रिलीज किया इसने? हीट। इसको जब जला रहे थे तो क्या रिलीज हो रही थी? हीट रिलीज हो रही थी। तो ये S लगाया, मतलब मैग्नीशियम क्या था? सॉलिड। ऑक्सीजन क्या थी? गैस। MgO जो बना वो क्या है? सॉलिड। और साथ में क्या निकली बाहर? तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? केमिकल इक्वेशन प्रोवाइड कर रहा है। ये रिएक्टेंट्स, ये प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? बोलो बेटा, ये समझ में आया सभी को? पक्का है? अब ये जो बेटा H2O है, जैसे देखो यहाँ S लिखा है, यहाँ L लिखा है, इसी H2O में यहाँ G लिखा है। ये क्या शो कर रहा है? स्टेट ऑफ मैटर। मीन्स ये सॉलिड में फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म में है, ये गैस फॉर्म में है। बात समझ में आई? तो सॉलिड फेज, लिक्विड फेज और गैसियस फेज, कहीं कहीं पर तुम्हें इसी के बगल में ऐसे AQ लिखा होगा। क्या लिखा होगा? AQ। AQ का मतलब होता है एक्वस फॉर्म, जिसमें पानी मिलाया गया है, इसमें पानी मिलाया गया हो, उसमें क्या लिखा होगा? एक्वस। क्या लिखा होगा बेटा? एक्वस। अब जैसे कभी कभी रिएक्शन में टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट का भी यूज होता है, तो उसको हम इस एरो के यहां लिखते हैं। अगर कभी हीट देना हो तो हीट को हम यहां लिखेंगे थोड़ी ना, यहां ऐसे सिंबल बना देंगे ट्रायंगल कि हीट का सिंबल है। इसका सिंबल है हीट का सिंबल। अब जैसे यहां हमने निकल लिख दिया, निकल, ये निकल का सिंबल है ना, हमने एरो के ऊपर क्या लिख दिया? निकल। तो निकल क्या है? एक प्रकार का कैटलिस्ट है। क्या है? कैटलिस्ट क्या होता है? अभी सोच रहे होगे ना। तो कैटलिस्ट जो होता है, रिएक्शन की इस रेट को बढ़ा देता है या घटा देता है? कैटलिस्ट जो होते हैं रिएक्शन की स्पीड, रेट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने पानी में चीनी मिलाया, पानी में चीनी मिलाया, कितनी देर में घुलेगी? 2-3 मिनट लग जाएंगे। लेकिन अगर यही हम नीचे आग लगा दें उसमें, मतलब नीचे स्टोव पे चढ़ा दें गैस पे, और नीचे से 100 डिग्री सेल्सियस हम दे रहे हो, और तब चीनी मिलाए, तो कितनी जल्दी घुलेगी? जल्दी घुल जाएगी।
तो दोनों में क्या फर्क था? एक में हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे और एक में कोई एनर्जी नहीं दे रहे थे, खाली मैकेनिकल एनर्जी दे रहे थे, हाथ से घोल रहे थे, कर रहे थे ना। तो हीट ने क्या किया, स्पीड को बढ़ा दिया ना रिएक्शन की। ये कैटलिस्ट का काम होता है, रिएक्शन की रेट को बढ़ा देना, ये रिएक्शन की रेट को घटा देना। कोई रिएक्शन हमको जल्दी करवानी है तो कैटलिस्ट ऊपर लगा दो, ये कैटलिस्ट होता है। एरो के ऊपर अगर कोई एलिमेंट का सिंबल लगा हुआ तो मतलब वो क्या है, कैटलिस्ट है। क्या है वो, समझ में आ गया कैटलिस्ट का काम? तो टेम्परेचर भी हो सकता है, प्रेशर भी शो हो सकता है, तो ये सब एरो के ऊपर शो होता है। यहाँ पे कहाँ शो होता है बेटा, एरो के ऊपर या नीचे साइड। लो बात समझ में, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आता है स्केलेटल इक्वेशन। बेटा ये स्केलेटल इक्वेशंस आर दोज इक्वेशन विच शोज द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सो फॉर्म विदाउट बैलेंसिंग देम। मतलब इसको देखो, हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट शो कर रखा है, लेकिन क्या ये बैलेंस्ड है? एक मैग्नीशियम, दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, क्या बैलेंस है? नहीं। दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, क्या बैलेंस्ड है? नहीं। तो ये स्केलेटल इक्वेशंस हैं, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशंस हैं, ये बैलेंस नहीं है, इन्हें हमें बैलेंस करना पड़ेगा। चलो, तो बैलेंस कैसे करेंगे? सबसे पहला मेथड हम आपको सिखाने जा रहे हैं, एबीसीडी मेथड। कौन सा मेथड? एबीसीडी मेथड। ठीक है, तो हमारे पास वही सेम इक्वेशन लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब सुनो, एबीसीडी मेथड ध्यान से सुनना, ठीक है? सुनो, यहां पे हम लोग लेट कर लेते हैं ए, यहां पर हम लोग लेट कर लेते हैं बी, और यहां पर लेट कर लेते हैं सी। ठीक है, अब इसमें टोटल कितने एलिमेंट दिख रहे हैं? दो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यही दोनों दिख रहे हैं ना। एक काम करो, मैग्नीशियम इधर कितने आइटम है? एक, तो वन को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटू वन ए ही तो आएगा। और इधर कोई मैग्नीशियम दिख रहा है? नहीं। फिर क्या है, एरो, एरो लगाए तो इक्वल टू लगा दो। क्या लगा दो? इक्वल टू। इधर भी कितने मैग्नीशियम है? वन, तो वन को सी से मल्टीप्लाई करोगे तो वन इंटू सी और ए इंटू वन, यही तो था ना। ठीक है, ओ पर आते हैं, यहां कितने ऑक्सीजन है? दो, तो टू इंटू बी। फिर क्या लगा, एरो इक्वल टू, इधर कितने ऑक्सीजन है? वन, एक ही ऑक्सीजन ना, तो वन इंटू सी। बोलो ये बात समझ में आई? ए इज इक्वल टू क्या हो गया, सी। इधर क्या हो गया, टू बी इज इक्वल टू क्या हो गया, सी। ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू कितनी है? टू बी। तो ए की वैल्यू भी तो सी है, ए की वैल्यू भी कितनी हो गई? ये बात समझ में आई या नहीं? बोलो, पक्का? ये बात समझ में आ गई? हम लेट कर लेते हैं, लेट ऑलवेज, हमेशा ए की वैल्यू तुम हमेशा लेट कर लेना वन। ए की वैल्यू, तुम्हें कोई भी रिएक्शन हो, ए की वैल्यू हमेशा क्या लेट करके चलना? वन। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू क्या है? वन। तो सी की वैल्यू क्या हो गई? वन हो गई कि नहीं? सी की वैल्यू क्या हो गई? वन। तो टू बी इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू क्या है? वन, यानी बी की वैल्यू क्या आ गई? हाफ। ये बात समझ में आई? बोलो बेटा, ये बात समझ में आई? अच्छा, ए की वैल्यू क्या थी लेट की हम? वन। तो यहाँ ए की वैल्यू क्या क्या रख देंगे बेटा हम लोग, जल्दी से बोलो? वन। बी की वैल्यू क्या लेट की? बी की वैल्यू क्या निकली है? वन बाई टू। सी की वैल्यू क्या है? वन। यही है ना? अच्छा, क्या हम इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं? नहीं ना, इस फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए पूरी रिएक्शन को हम दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू एम जी प्लस, यहाँ टू से टू कैंसिल, क्या बचा? ओ टू गिव्स, इसको दो से मल्टीप्लाई, टू एम जी ओ। देखो क्या बैलेंस हो गई रिएक्शन। अगर इसको प्रैक्टिस कर लिया तो कैसी भी इक्वेशन हो जाए आप आराम से कर लोगे। ये तो इजी इक्वेशन थी, इसलिए आपको लगा कि हम ऐसे भी कर सकते, तो इजी को आप ऐसे कर लो, जो ना आपसे हो रही हो बैलेंस, उसके लिए ये लगा लेना। बात समझ में आई? देखो बैलेंस हो गई, दो एम जी, दो एम जी, दो ओ, दो। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? चलो एक एक और हम कराते हैं। तो बैलेंसिंग, बैलेंसिंग का मतलब होता है जहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना मास इधर होगा उतना ही मास इधर होगा। ठीक है, जैसे कि एक इक्वेशन हम और ले लेते हैं ना, जैसे कि अभी हम लोगों ने रिएक्शन कराई थी पीबी
NO3 का होल ट्वाइस, है ना बेटा, प्लस किसके साथ कराई थी? पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो क्या बना था? पोटेशियम नाइट्रेट। और प्लस क्या बना था? PbI2। पहले तो चेक कर लो क्या ये बैलेंस है? नहीं, के नहीं, बैलेंस नहीं, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो एक तो तरीका हमारे पास वो है नॉर्मली बैलेंस करने वाला। पहले नॉर्मल जैसे करके देख लेते हैं। तो एक पीबी, एक पीबी, एक आई। आई कितने हैं? दो, तो यहां दो लगा दिया। तो कितने के हो गए? तो आई कितने हो गए? दो। आयोडीन कितने हो गए? दो। पीबी कितना है? एक। पीबी कितना है? एक। NO3 कितने हैं? दो। तो NO3 को हम यहाँ टोटल क्या करते? दो। NO3 देखो पूरे दो हो गए। और के कितने हो गए? दो। तो के भी तो यहाँ दो है, बैलेंस हो गया। हो गया ना? लेकिन अब अगर तुम्हें ये चीज ना आती हो, अब तुम्हें बैलेंस करना हो, तो कैसे करोगे? चलो करा। क्या इसको क्या लेट कर लो? ए। यहाँ क्या लेट कर लो? बी। यहाँ क्या लेट कर लो? सी। यहाँ क्या लेट कर लो? डी। अब की बार एक और बढ़ा लो। ये बात समझ में आई? सबसे पहले हम ले लेते हैं पीबी। क्या ले लेते हैं? पीबी। फिर क्या ले लेते हैं? नाइट्रोजन। फिर क्या ले लेते हैं? ऑक्सीजन। फिर क्या ले लेते हैं? पोटेशियम। इसके अलावा तुमको कुछ दिख रहा है? और कोई एलिमेंट दिख रहा है इसके अलावा? चार के अलावा नहीं ना? तो प्लम्बम यानी लेड दिख रहा है, नाइट्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, पोटेशियम। बात समझ में आई? अच्छा, तो प्लम्बम कितने हैं टोटल? लेड कितना है? एक। बता रहे हैं। आई भी है ना? आई। आई भी ले लो। ठीक है, अब ठीक। चलो, तो लेड के कितने मॉलिक्यूल है? एक। एक एटम। एक इंटू वन, वन इंटू ए हुआ। और कोई लेड दिख रहा? नहीं। और इधर लेड दिख रहा। इक्वल टू वन इंटू डी। ए इज इक्वल टू डी। ये बात समझ में आई? एक। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इधर कितने हैं? दो। कितने नाइट्रोजन है? दो। तो टू इंटू ए कितना हो जाएगा? टू ए। और कोई नाइट्रोजन नहीं दिख रहा बराबर। इधर नाइट्रोजन कितने हैं? एक। वन इंटू सी। सी। नाइट्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं? थ्री और टू, थ्री टू जा सिक्स। सिक्स इंटू ए, सिक्स ए। ये बात समझ में आई? और कोई ऑक्सीजन नहीं दिख रहा बराबर। इधर कितने ऑक्सीजन? थ्री। थ्री इंटू सी, थ्री सी। ये भी समझ में आ गया। और आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम। पोटेशियम कितना है? एक। वन इंटू बी यानी बी। वन इंटू बी यानी बी, है ना बेटा? बराबर इधर कितने पोटेशियम है? वन। वन इंटू सी यानी सी। तो बी बराबर सी। ये भी समझ में आ गया। अच्छा, आयोडीन पे आते हैं। आयोडीन कितना है? एक। वन इंटू बी, वन इंटू बी इंटू बी इंटू वन यानी क्या होगा? बी। और इधर कितना आयोडीन है? दो। टू इंटू डी, टू डी। बोलो, ये बात समझ में आई? लेट ए इज इक्वल टू वन। ए की वैल्यू तुमने वन माना तो वन बराबर डी, यानी डी की वैल्यू क्या आ गई? और ए की वैल्यू क्या है? ठीक है, दैट्स इट। ए की वैल्यू वन है तो टू इंटू वन बराबर सी, यानी सी की वैल्यू क्या आ गई? दैट्स इट। ठीक है, हमें ए बी सी की वैल्यू, ए सी डी की वैल्यू पता चल गई। डी कहाँ है? बी। डी किसके बराबर है? सी के। सी की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू भी निकल आई टू। हमें ए की वैल्यू पता करनी थी। अब देखो, ए की वैल्यू क्या थी? जल्दी से बोलो। वन। ए की वैल्यू क्या है? वन। डी की वैल्यू क्या निकली है? टू। सी की वैल्यू क्या निकली है? सी की वैल्यू क्या निकली है? टू। और डी की वैल्यू क्या निकली है? वन। अब देखो क्या बैलेंस हो गई रिएक्शन? प्लम्बम एक, प्लम्बम एक, नाइट्रेट दो, नाइट्रेट दो, NO3 दो, के दो, के दो, आई दो, आई दो। दैट्स इट। ABCD में आया समझ में? नहीं? नहीं समझ में आया? क्लियर हो गया? तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो होती हैं, ये लॉ फॉलो करती। कौन सा लॉ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर ये लॉ नहीं फॉलो करेंगी तब आपकी केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं रहेगी। ये ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है? टोटल मास, मतलब मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब टोटल मास जितना आपका रिएक्टेंट का है उतना ही प्रोडक्ट का भी होना चाहिए। होना ही होना। जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास भी होना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो केमिकल रिएक्शन किस पर बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर। ठीक है,
तो ये आपको कैसी रिएक्शन दिख रही है? चलो यहां देखो, 2 हाइड्रोजन, दो, 1 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन, 1 क्लोरीन, बैलेंस या अनबैलेंस? देख लो, इधर 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, इधर 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, क्या बैलेंस दिख रहा है? नहीं। अब इधर देखो, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, तो इधर भी देखो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, क्या अब ये बैलेंस है? दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या समझ में आया बैलेंसिंग क्यों जरूरी है? दोनों तरफ का मास बराबर होना चाहिए। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? समझ में आ गया? ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका है जैसे मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, क्या बन गया? CO2 प्लस H2O। कार्बन कितने हैं? 1। कार्बन कितना है? 1। हाइड्रोजन 4। हाइड्रोजन 2 थे, इधर 2 लगा दिए, 2 2 जा 4, 4 हो गए। ऑक्सीजन 2 थे, इधर 2 ऑक्सीजन और 2 4 थे, इधर 2 ऑक्सीजन थे, यहां 2 लगा दिया, ऑक्सीजन भी कितने हो गए? बैलेंस हो गई। आप चाहो तो ABCD मेथड से भी लगा करके दिखा दें, वो कर लोगे, है ना? तो बात समझ में आ गई है? यहां तक बात क्लियर हो गई है? तो कल हम लोग विजुअलाइजेशन देखेंगे, केमिकल रिएक्शन। कल क्यों, अभी देख लो। देखो जैसे सोडियम 2Na है, ये सोडियम के मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ सोडियम के कितने मॉलिक्यूल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और क्लोरीन के 2 2 4 2 6 2 8 2 10। जब दोनों मिलेंगे तो कितने? 2NaCl बनाएंगे, ये टोटल 10 मोल, है ना? तो ये दोनों कंबाइन होके इधर टोटल 10 ही तो बनाएंगे। NaCl, 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 है ना? तो देखो 2 Na है, 2 Na है, 2 Cl है, 2 Cl है। बात समझ में आ गई? मतलब ये कि जैसे ये वाला एक Na है, दूसरा वाला क्या बन गया? Cl, NaCl, 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 एक 1 2 3 4 5 6 बने ना, अभी 4 और बनाने। इस तरह से 10 मोल NaCl के भी फॉर्म हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगी। केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी? केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो बेटा ये कुछ लास्ट ईयर क्वेश्चंस है, इनको कल आप लोग लगा के लाओगे, ठीक है? बात समझ में आ गई या नहीं आई? बोलो, ये बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप कल लगा के लाएगा, नहीं तो मैं कल क्लास में यहाँ सॉल्व कराऊं, ठीक है? तो फिर आगे कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।